हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस वीडियो जो है मैं डेली अपलोड करती हूं। डेली बेसिस पर हम प्रैक्टिस करते हैं तथा ये फुल कोर्स की सीरीज़ चल रही है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन इस विचार का अग्रणी है कि वितरणात्मक समानता को लोगों के सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए। कौन इस विचार का अग्रणी है कि वितरणात्मक समानता को लोगों के सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए माइकल वाल्जर, बी जॉन रॉल्स, सी रोनाल्ड डोरकिन और डी अमर्त्य सेन। तो जो ये इसमें से आपका ऑप्शन है ये डी, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन राइट हो जाएगा। बहुत लोगों ने रॉल्स पे टिक किया होगा लेकिन ये यहाँ पर रॉल्स नहीं होगा क्योंकि अमर्त्य सेन वे पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने विकास का मापन जीडीपी विकास या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं किया है बल्कि क्षमता निर्धारण और धारणीय विकास। कौन से दो आधार थे इनके? व्यक्ति का क्षमता निर्धारण और धारणीय विकास। धारणीय विकास, इन दो आधारों पर इन्होंने क्या किया है कि विकास का मापन किया है। ये दो आधार हैं इनके विकास के मापन के, और इन्होंने जीडीपी के आधार पे या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसका मापन नहीं किया है। तो इनके मत से संसाधनों का आवंटन इस तरह से होना चाहिए कि व्यक्ति के कौशल और क्षमता में वृद्धि हो। किसमें? कौशल, व्यक्ति के कौशल एवं क्षमता में वृद्धि हो। ऐसा जो है संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से होना चाहिए इनके मत से। और ये जो है इनको अपने ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किसके लिए? ये जो इनका कल्याणकारी अर्थशास्त्र है इसके लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी पाया है। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सूचियों को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके सामने इधर हो गए राजनीतिज्ञ और इधर इनके सिद्धांत हैं। तो ए है मार्टिन केपलान, इसके सामने है पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्त। बी है एंद्रे गुंडर फ्रैंक और क्या है? यथार्थवाद का सिद्धांत। सी है हेंस जे मार्गेनथाउ, व्यवस्था सिद्धांत। और डी है मिखाइल गोर्बाचेव, पराश्रिता का सिद्धांत। तो ये आपके सामने सिद्धांत है और ये दिए गए नीचे कूट हैं। तो इनको आपसे सही कूट आपको चयन करना है। तो इसको पहले हम मैच कर लेते हैं। तो जो मार्टिन केपलान है, मार्टिन नहीं ये मार्टन होगा, मार्टिन केपलान है। ये किससे हैं? व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित हैं। और जो एंड्रे गुंडर फ्रैंक हैं ये हैं पराश्रिता का सिद्धांत है, ये इनसे संबंधित है। और हेंस जे मार्गेनथाउ क्या है? ये यथार्थवाद का सिद्धांत इनसे संबंधित है। जबकि जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं ये हैं पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्त। तो देखते हैं चार, पहले का हमारा यस मार्टिन केपलान 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन ए हमारा सही होता है इसमें। तो मार्टिन केपलान किसके हैं? ये व्यवस्था सिद्धांत है। और एंद्रे गुंडर फ्रैंक पराश्रिता का सिद्धांत है। हेंस जे मार्गेनथाउ यथार्थवादी हैं, ये यथार्थवाद का सिद्धांत दिया है इन्होंने। जबकि मिखाइल गोर्बाचेव ये पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार प्राचीन काल में कौन सी व्यवस्था स्थापित थी?
तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी व्यवस्था प्राचीन काल में स्थापित थी? अगर मार्क्स की आप दर्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन ए इन्होंने दिया है आंगिक व्यवस्था, बी डार्विन व्यवस्था, सी जैन व्यवस्था, डी जैविक व्यवस्था। तो इसने जो है मार्क्स अपनी फिलॉसफी में क्या कहते हैं कि ये इनका मानना है कि प्राचीन काल में आदिम साम्यवादी व्यवस्था ही स्थापित थी, क्योंकि मार्क्स साम्यवाद के समर्थक हैं। वो साम्यवाद लाना चाहते हैं समाज में और राज्य को नष्ट कर देना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि जब आदिम साम्यवादी व्यवस्था में ना तो निजी संपत्ति थी, ना ही वर्ग थे, राज्यविहीन जो है समाज था उस समय। व्यक्ति की जितनी क्षमता होती थी उतना परिश्रम करता था और जितनी आवश्यकता होती थी उतना उपभोग करता था। किसी को भविष्य की चिंता नहीं थी। और यही क्या था? यही जैविक व्यवस्था कहलाता था। यही जैविक व्यवस्था थी, यानी कि उस समय जो है व्यक्ति क्षमता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार उपभोग करता था और निजी संपत्ति, राज्य ये सब नहीं थे, वर्ग भी नहीं था। तो जैविक व्यवस्था की प्राचीन काल में कौन सी व्यवस्था थी? तो जैविक व्यवस्था थी मार्क्स के अनुसार। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके कार्ल मैनहीम, बी आर्थर बेंटले, सी मॉन्टेस्क्यू और डी लास्की। तो जो आपका ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा, आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने बताया था, इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि प्रजातंत्र में समूह सिद्धांत का वर्णन किया है, इसी बुक में किया है। और ये कहते हैं कि प्रजातंत्र में कई समूह होते हैं जो अपनी मांगों के लेकर निरंतर अपनी अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और लोकतंत्र में समूह और सत्ता के मध्य प्रतिस्पर्धा जो है चलती रहती है। और लोकतंत्र में सत्ता वर्ग अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए और अगला चुनाव जीतने के लिए जो है लेन देन करते रहते हैं, यानी कि उनके मांगों को उनको मानना पड़ता है। तो ये समूह सिद्धांत प्रजातंत्र के अंतर्गत समूह सिद्धांत इन्होंने दिया था। कौन सी बुक में? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, प्रजातंत्र में समूह सिद्धांत। इस बुक के अंदर क्या दिया था इन्होंने? प्रजातंत्र। ये इसके अंदर एक टॉपिक है प्रजातंत्र में समूह सिद्धांत। इस बुक के अंदर ये एक टॉपिक है जिसमें इन्होंने ये सारी बातें बताई कि सत्ता और समूह के बीच प्रतिस्पर्धा चलती रहती है और सत्ता वर्ग जो है चुनाव जीतने के लिए लेन देन करता रहता है, यानी कि उनकी मांगों को मानता रहता है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कौन यह मानता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षक जनमत होता है? यह कौन मानता है, किसका मानना है कि जो अधिकार होते हैं नागरिकों के, इनका वास्तविक संरक्षक कौन होता है? जनमत होता है। यानी कि जब ये वोटिंग वगैरह होती है, चुनाव होते हैं, उसमें जो व्यक्तियों की वोट पावर होती है वो होता है। तो ये कौन मानता है? तो इसको देखते हैं। ऑप्शन आपका है ए गैटल, बी लास्की, सी गार्डनर और डी लीकॉक। तो इसमें जो है ये लास्की महोदय हैं, ये लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारक माने जाते हैं। समाजवाद के विचारक इनको माना जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में इन्होंने ये बताया था। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में इन्होंने बताया है कि जो जनमत के प्रभाव से शासक वर्ग जनता के हित के विरुद्ध नहीं जाते हैं और यही कारण है कि जनमत ही अधिकारों का वास्तविक संरक्षक है। तो क्योंकि ये जो है ये जो जनमत होता है, जो चुनाव वगैरह होते हैं, इसमें क्या है, इनको अगला चुनाव भी जीतना होता है। तो इसलिए ये मजबूर होते हैं कि लोगों की बात मानने के लिए उनके विरुद्ध न जाएं, उनके हित के विरुद्ध ये नहीं जा सकते, नहीं तो ये आगे सत्ता में नहीं रह पाएंगे। तो लास्की कहते हैं कि जनमत ही जो है वास्तविक संरक्षक होता है, जनमत। आगे हम देखेंगे तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो गया। लास्की का ऐसा मानना है कि जनमत जो है अधिकारों का वास्तविक संरक्षक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वस्तुतः सभी समाजवादियों एवं साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है।
ये कथन किसका है? ये कथन किसका है कि वस्तुतः सभी समाजवादियों एवं साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है? तो ऑप्शन आपके सामने है, सीसी मैक्सी ने कहा है, या बी जीएच शेपाइन ने किया है, ऑप्शन सी डार्निंग ने दिया है ये, या ऑप्शन डी मैकिलवेन ने किया है। ये कथन कहा है, किसने कहा है, आपको बताना है। तो ये कथन जो है सीसी मैक्सी ने दिया है, सीसी मैक्सी ने दिया है। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि प्लेटो जो है, प्लेटो क्या है, शासक वर्ग के लिए जो अभिभावक वर्ग होता है, अभिभावक वर्ग, इसमें कौन कौन से आते हैं? शासक एवं सैनिक। एक तो शासक वर्ग आता है और दूसरा सैनिक वर्ग आता है, सैनिक वर्ग। इन दोनों के लिए इन्होंने कहा था कि साम्यवाद की स्थापना करने की किया था। किस पर? परिवार नंबर 1, और दूसरा था संपत्ति। परिवार और संपत्ति पर इन्होंने साम्यवाद लाने की बात की थी कि शासक वर्ग के पास, सैनिक वर्ग के पास ना तो अपना परिवार होगा ना संपत्ति होगी, ये संपत्ति का भी साझा प्रयोग करेंगे और ये परिवार भी इनका साझा ही होगा। यानी कि जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के अंतर्गत पुरुष आएंगे वो सभी पुरुष और सभी स्त्रियां एक दूसरे से संबंध बना सकते हैं। उनसे जो बच्चे होंगे वो भी सार्वजनिक ही होंगे, राज्य उनका पालन पोषण करेगा। किसी पेरेंट्स को ये नहीं पता होगा कि उनका बच्चा कौन है, किसी बच्चों को ये नहीं पता होगा कि उनके पेरेंट्स कौन हैं। तो इसीलिए सीसी मैक्सी ने कहा है कि सभी समाजवादियों एवं साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान हैं। तो ऑप्शन आपका ये राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था। जो अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था, किससे प्रभावित था? जो ये दी रिपब्लिक, दी स्टेटमेंट, दी लॉज से या दी ओपोलॉजी से। तो ये सारी बुक्स किसकी हैं? ये सारी बुक्स हैं प्लेटो की हैं। और अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन उनकी कई सारी बातों से वो कई सारी बातों का समर्थन नहीं करते थे। लेकिन ये जो दी लाज बुक है इससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने ये दी लाज पुस्तक प्लेटो द्वारा अपने अंतिम समय में लिखी गई, जब उनको लगा कि जो उन्होंने ये एक आदर्श राज्य की परिकल्पना की है वो धरातल पर उतरने वाली नहीं, धरातल पर वो सार्थक नहीं हो सकती है। तब उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन किया था और दी लॉज में, स्टेटमेंट और दी लॉज में ये सारे विचार दिए थे। और फिर अरस्तु जो है इनकी दी लाज में जो इन्होंने राज्य के लिए बातें कही थी उनका भरपूर प्रयोग किया था अरस्तु ने, और दी लॉज से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर है कि जो द लॉज है इसमें जो सिद्धांत दिए गए था उनको अरस्तु ने काफ़ी प्रयोग किया अपने आदर्श राज्य का आधारशिला रखने में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नांकित में किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व को समानता की अवधारणा का प्रयोग किया? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, ए आरिस्टानी ने, बी हेराल्ड जे लास्की ने, सी जे.एफ. स्टीफेन ने, डी अर्नेस्ट बार्कर ने। तो इसमें भी आपका ऑप्शन डी जो अर्नेस्ट बार्कर हैं ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बार्कर ने व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बीच एक कानूनी आधार की चर्चा की है, और ये क्या है, बहुलवंशवादी थे। तो बार्कर राज्य को एक कानूनी संस्था मात्र मानते हैं और ये कहते हैं कि राज्य अपने नागरिकों को वैधानिक समानता देकर एक जैसे मुखौटे पहना देता है। तो बार्कर समानता के कानूनी पक्ष के समर्थक थे। जो बार्कर हैं ये समानता के कानूनी पक्ष के समर्थक थे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किसने की है? ऑप्शन ए हाफ्स ने, बी टी.एच. ग्रीन ने, सी जॉन स्टुअर्ट ने और डी कार्ल पॉपर ने। तो स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किसने की है?
तो जो स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत जो है ये टी.एच. ग्रीन द्वारा विवेचना इसकी की गई है और ये इन्होंने इसको स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है और ये कहते हैं करने योग्य कार्यों की करने की स्वतंत्रता ही अधिकार है और राज्य को जो है व्यक्ति के नैतिक उत्थान में परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां राज्य बनाए ताकि व्यक्ति का नैतिक उत्थान हो सके। और ये कहते हैं, इनका कथन है, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। इनका एक फेमस कथन है, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, अधिकार राज्य की मांग करते हैं, राज्य की मांग करते हैं। ये इनका कथन है और ये स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष के समर्थक हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसे ब्रिटिश फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा गया है? तो किसे जो है ब्रिटिश फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिकवाद का बौद्धिक शिशु कहा गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राज्य समाजवाद को, बी साम्यवाद को, सी श्रेणी समाजवाद को, डी मार्क्सवाद को। तो किसको कहा है शिशु? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फेबियनवाद है इसको एक और नाम से जानते हैं, ब्रिटिश लोकतांत्रिक समाजवाद, इसको इस नाम से भी जानते हैं। और इनका मानना है कि जो है असमानता का कारण भूमि का असमान वितरण है। जो ये लोग हैं इनका क्या मानना है कि भूमि का असमान वितरण यही असमानता का कारण है। और इनके अनुसार क्या होता है कि जो पूंजीपति और भूस्वामियों के बीच में ही भूमि जो है बंटकर रह गई है। और इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय। अगर हम इनके उद्देश्य की बात कर लें, उद्देश्य कि इनका जो उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य है सामाजिक न्याय। दूसरा है उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, उत्पादन के साधनों का समाजीकरण। और तीसरा है लोकतांत्रिक शासन। ये इनके उद्देश्य हैं। जबकि जो फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद है ये क्या कहता है, ये पुनः मार्क्स की ओर लौटने की जैसा है। ये जो है ये पुनः क्या करता है, मार्क्स की ओर ये लौटना चाहता है, ऐसा इसका मतलब। और ये जो है फेबियनवाद के विरुद्ध श्रमजीवी तथा क्रांतिकारी बनने का प्रयास मात्र है। और इन दोनों विचारधारा अर्थात फेबियनवाद तथा श्रमिक संघवाद के बीच की जो विचारधारा है वो श्रेणी समाजवाद को माना गया है। और यह जो है श्रेणी समाजवाद है, इसको इन दोनों के बीच का माना गया है। और श्रमिकों के इसमें क्या होता है कि राज्य के नियंत्रण का विरोध तथा श्रमिकों के नियंत्रण का समर्थन करती है ये विचारधारा कि राज्य जो उद्योगों पर है राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए बल्कि श्रमिकों का नियंत्रण होना चाहिए। और जो जी.डी.एच. कोल है इसके प्रमुख विचारक हैं, जो जी.डी.एच. कोल इसके प्रमुख विचारक हैं। और ये कहते हैं कि श्रमिकों का जो है नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये श्रेणी समाजवाद जो है फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद के बीच की विचारधारा मानी जाती है और इन दोनों का इसे बौद्धिक शिशु कहा गया है, इन दोनों को। तो ऑप्शन सी सही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य के साथ अंतःशासकीय संगठन का उदाहरण निम्नांकित में से कौन है। तो आपको बताना है कि जो क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य ये तो हैं ही, साथ में शासकीय संगठन का जो है अंतःशासकीय संगठन का भी उदाहरण है, कौन है। तो ऑप्शन है आपका ए यूएनओ है, और बी WHO है, और सी NATO यानी कि नाटो, और डी SAARC यानी कि सार्क। तो जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क है, तो इसमें क्या है, दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, और संगठन के जो सदस्य देश हैं, इनकी जनसंख्या को देखा जाए तो ये किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना कब होती है, 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। और इसके सदस्य देश देख लेते हैं। तो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव ये, और भूटान इतने इसके सदस्य देश हैं। और जो है 2007 में जो है कौन बन गया, इसका एक और देश बन गया, अफगानिस्तान भी इसका सदस्य देश बन गया है। अफगानिस्तान भी 2007 में इसका सदस्य देश बन चुका है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कि जो है क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, जिसके सभी देशों के उद्देश्य क्या है, समान है, और इनकी क्षेत्रीय सदस्यता है, यानी कि ये एशियाई देश हैं, के साथ साथ क्या है, अंतःशासकीय संगठन का उदाहरण कौन है, तो यह है हमारा सार्क है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, नौ प्रत्ययवाद का प्रतिपादक कौन नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा कि कौन नहीं है, ए TH ग्रीन, बी बोसांके, सी कांट, डी ब्रैडले। तो आपको इसमें से सही आंसर देखना है। तो इसमें जो है ये जो कांट हैं, ये क्या है, ये नौ प्रत्ययवादी विचारक नहीं है, ये क्या है, आदर्शवादी, ये आदर्शवादी विचारक हैं। कांट जो है आदर्शवादी विचारक इनको माना जाता है, और जबकि जो बाकी जो हैं TH ग्रीन, बोसांके और ब्रैडले, ये नौ प्रत्ययवादी जो है विचारक माने जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कौन इस विचार का समर्थन करता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने भीतर की विभिन्नता का प्रतिनिधि होना चाहिए। ऑप्शन ए है विम किमलिका, बी लासवेल, सी मैकफर्सन और डी हैबरमास। तो जो ये विम किमलिका हैं, ये क्या हैं, बहुसंस्कृतवादी हैं, और इनका मानना है कि जो है प्रजातंत्र को अपने अंदर भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व को आवश्यक मानते हैं। ये कहते हैं कि जो प्रजातंत्र में भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का होना चाहिए, तभी सारे जो है वर्ग जो हैं इनका हित जो है पूर्ण होता रहेगा, जब सभी का प्रतिनिधित्व होगा। तो ये जो हैं विम किमलिका बहुसंस्कृतवादी हैं, और ये प्रजातंत्र में अनेक वर्गों का जो है क्या है, प्रतिनिधित्व को महत्व देती हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन ए है आपका भारत, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है ब्रिटेन और डी है स्विट्जरलैंड।
तो जो ये स्विट्जरलैंड है, ऑप्शन डी हमारा ये राइट हो जाएगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है। क्या है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो है व्यवस्था की गई है, और इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष तरीके से जनता शासन से जुड़ी रहती है। इसमें प्रतिनिधियों की भूमिका नहीं रहती है। बाकी के जो तीनों देश हैं, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, इन तीनों में क्या है? प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रतिनिधि के, और यहाँ अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, यानी कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उनके प्रतिनिधि ही सारे डिसीजन को लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए चिंतकों में से किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? तो आपके सामने कौन कौन से चिंतक हैं? मैकियावेली, बी, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है नीत्शे और ऑप्शन डी है कैटलीन। तो किसने क्या है? राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। तो इसमें जो है मैकियावेली, नीत्शे और कैटलीन, ये सब क्या है? राज्य का गुणगान करते हैं, और ये विचारक राज्य को ईश्वर तुल्य मानते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को सर्वत्र न्यौछावर कर देना चाहिए राज्य के लिए, और राज्य की सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं, और कहते हैं कि अगर राज्य की सुरक्षा के लिए अनैतिक साधन भी अपनाने पड़े तो अपना लेने चाहिए। वहीं दूसरी ओर ग्रीन क्या है? नैतिकता को मनुष्य का गुण मानते हैं। जो ग्रीन है ये नैतिकता को मनुष्य का गुण मानते हैं। और वही अगर बृहत रूप में, बड़े रूप में, राज्य का भी गुण नैतिकता ही मानते हैं। राज्य का गुण नैतिकता, राज्य के गुण को भी नैतिकता ही मानते हैं कि राज्य का गुण भी नैतिकता होना चाहिए। और ग्रीन आदर्शवादी विचारक होते हुए भी राज्य को शक्ति की जगह सामूहिक नैतिक इच्छा की अभिव्यक्त मानते हैं। क्या मानते हैं ग्रीन? ये कहते हैं राज्य क्या है? सामूहिक नैतिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। क्या है? राज्य को मानते हैं ये, कि क्या कहते हैं कि राज्य सामूहिक नैतिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। जबकि जो मैकियावेली हैं, इन्होंने तो अपने राजा को बोला कि राज्य की सुरक्षा के लिए जो भी साधन यूज किए जाएं वो सब पवित्र हो जाते हैं। साध्य की सफलता ही साधन को पवित्र बना देती है। नीत्शे भी शक्ति के समर्थक हैं, और कैटलीन भी। ये सभी जो है राज्य को क्या कहते हैं कि शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि ग्रीन जो है सामूहिक इच्छा के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिए गए चिन्ह में किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। तो अच्छा, ओके, ये कूट में से हमको निकालना है कि किसने किसने दिया है। तो जब ग्रीन हमारे निकल गए तो बचते कौन है? ए, सी एंड डी। तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, यस, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कोड पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ये पहला और तीसरा और चौथा आपका सही है, जबकि ग्रीन महोदय नैतिकता को मानते हैं, सामूहिक नैतिक को राज्य की अभिव्यक्ति मानते हैं। तो आज के हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं, और आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, कल कुछ और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद।